नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान की नई रणनीति क्या है। क्या दोनों पक्षों के बीच तनातनी के कारण हॉर्मुज कभी युद्ध से पहले की स्थिति में आ पाएगा? वहीं दोनों पक्षों के बीच आगे की बातचीत किन मुद्दों पर अटकी हुई है? साथ ही एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि नेपाल सरकार के किस कदम के कारण नेपाल भारत के सीमावर्ती इलाकों में लोगों में आक्रोश भड़क रहा है। वहीं हम ये भी चर्चा करेंगे कि कहीं नेपाल में बालेंद्र सरकार की अनुभवहीनता नई सरकार के लिए मुश्किलें तो खड़ी नहीं कर रही है। एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि गाजा में कहां और किस कारण चुनाव हो रहे हैं। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त के अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के अगले दौर की कोशिशें। ईरानी विदेश मंत्री की पाकिस्तानी नेतृत्व से टेलीफोन वार्ता। पाकिस्तानी सूत्रों का दावा, आज रात इस्लामाबाद आ सकता है ईरानी प्रतिनिधिमंडल। लेबनान में सीज फायर के 3 सप्ताह बढ़ने के बावजूद हिंसा और टकराव की छिटपुट घटनाएं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों को किया ढेर। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर दागे रॉकेट, एक दूसरे पर संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप। स्पेन के खिलाफ ट्रंप के आक्रामक तेवर। खबरों के अनुसार अमेरिका स्पेन को नेटो से निकालने की कर सकता है मांग। नेटो ने कहा किसी सदस्य के निष्कासन निलंबन का नहीं प्रावधान। प्रधानमंत्री सांचेज ने भी प्रयासों को किया खारिज। ताइवान को हथियार बेचने वाली कंपनियों पर चीन का बड़ा एक्शन। 7 यूरोपीय कंपनियों पर लगाया निर्यात प्रतिबंध। जर्मन रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म हैक.de पर भी हुई पाबंदी। चीन ने ताइवान से मिली भगत का लगाया आरोप। हाइड्रोकार्बन पर यूरोपीय प्रतिबंधों से बिफरा रूस। कहा सीमित वैश्विक संसाधनों के वर्तमान हालात में गंभीर होंगे परिणाम। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन युद्ध को लेकर लगाए हैं ताजा प्रतिबंध। रूस ने कहा करारा जवाब मिलेगा। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान और लेबनान में युद्ध विराम जारी है, लेकिन हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। यहां एक छोटी सी चिंगारी भी कभी युद्ध का रूप ले सकती है। हालांकि लेबनान में युद्ध विराम बढ़ाने के फैसले ने कूटनीतिक हलचल तेज कर दी है और अब दोनों पक्षों की ओर से माहौल में नरमी के संकेत भी दिखने लगे हैं। बैक चैनल बातचीत और मध्यस्थों की सक्रियता दोनों पक्षों में अगले दौर की बातचीत की ओर बढ़ सकती है, लेकिन परमाणु मुद्दा और हॉर्मुज की स्थिति अब भी वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। भले ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का दूसरा चरण अंजाम की ओर न बढ़ रहा हो, फिर भी दोनों पक्षों में टकराव में स्पष्ट कमी देखी जा सकती है। दोनों पक्ष धीरे धीरे पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान में जारी युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। ध्यान रहे कि ईरान ने शांति वार्ता के लिए लेबनान पर इजरायली हमले को रोकने को अपनी जिद बना लिया था। इसके बाद ट्रंप की तरफ से 1 हफ्ते के युद्ध विराम का ऐलान किया गया था। अब इस सीज फायर में 3 सप्ताह का इजाफा ट्रंप की सकारात्मक संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इस घोषणा के कुछ ही घंटे बाद खबर आई कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के नेताओं से फोन पर लंबी चर्चा की। दोनों पक्षों की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उससे संकेत मिलते हैं कि अराक्ची की पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और उप प्रधानमंत्री इशाक डार से इस बातचीत का मुख्य विषय सीज फायर ही रहा है।
अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बातचीत में शांति वार्ता के अगले चरण की संभावनाओं को तलाशा गया होगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद भेजे जाने के ऐलान के बावजूद ईरान अब तक बातचीत के लिए अपने नुमाइंदे भेजने पर आमादा नहीं है। ईरान के इसी रवैये की वजह से वेंस के इस्लामाबाद दौरे की कोई तारीख अब तक तय नहीं हो पाई है। वैसे जानकारों का आकलन है कि दोनों पक्षों में बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी है और जल्द किसी नतीजे की उम्मीद को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। वैसे ट्रंप भी संकेत दे चुके हैं कि अगर बात बनी तो वो खुद शांति समझौता हस्ताक्षर समारोह में शामिल हो सकते हैं। शांति वार्ता की कोशिशों के बीच यूरोप एक अलग ही तरह की चिंता को लेकर सामने आया है। उसका कहना है कि शांति वार्ता में परमाणु विशेषज्ञों को शामिल किया जाना जरूरी है। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने चेताया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान से जुड़ा परमाणु खतरा और गंभीर चुनौती बन सकता है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि संभावित डील ओबामा के कार्यकाल में हुए व्यापक परमाणु समझौते की तुलना में अधिक कमजोर होगी। उधर हॉर्मुज में नाकेबंदी से जहाजों की आवाजाही लगातार प्रभावित है। इस रास्ते से गिनती के जहाज ही निकल पा रहे हैं। शुक्रवार को एक टैंकर इराक के बसरा बंदरगाह पहुंचा, जो यहां से कच्चा तेल लाद कर ले जाएगा। इस बीच ईरानी नेतृत्व अंदरूनी फूट को लगातार खारिज कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के बाद शीर्ष ईरानी नेतृत्व ने बयान जारी कर एकजुट होने की बात कही है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहला सवाल यह है कि एक तो लेबनान में 3 हफ्ते के लिए वहां पर जो युद्ध विराम है उसको बढ़ा दिया गया है, और दूसरा अभी हमारे पास खबर आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि ईरान का डेलीगेशन आज रात में पाकिस्तान पहुंच सकता है। हालांकि अमेरिकी डेलीगेशन को लेकर के कोई खबर नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरह की ये स्थिति बन रही है? जी, बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। देखिए, जहाँ तक लेबनान की बात है तो उसको मैं देखूंगा जो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये ऐलान कर दिया था जो वहाँ पर हम जो युद्ध है रोक देंगे। हालांकि इजराइल और अमेरिका दोनों का ये कहना था, जो सीज फायर जो अग्रीमेंट हुई है उसमें लेबनान हिजबुल्लाह हिस्सा नहीं था, परंतु फिर भी क्योंकि वो चाहते हैं जो सीज फायर कायम हो और चलती रहे, तो इसीलिए वहां पर पहले उन्होंने 1 सप्ताह के लिए और उसके बाद उन्होंने 3 सप्ताह के लिए और इसको आगे बढ़ा दिया है। जहां तक कि पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन का जाने का सवाल है, मेरे विचार से मुझे इसमें इतना कोई वो ठोस नहीं दिखाई देता है, एविडेंस नहीं दिखाई देता है। क्योंकि अगर इनको जाना होता तो वो किसके लिए जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान से बात करने के लिए जा रहे हैं? पाकिस्तान के तो उनको वैसे ही मालूम है जो मीडिएशन का उसमें कोई पाकिस्तान का ट्रैक्शन नहीं है, जो उसका कोई इतना इन्फ्लुएंस तो है नहीं अमेरिका के ऊपर, जो अगर वो जाकर पाकिस्तान को बताते हैं जो ऐसा काम करना चाहिए, इसको आगे हमें ऐसे ले जाना चाहिए, तो वो तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा। बातचीत उनकी अमेरिका के साथ होनी है और अमेरिका से मिलने के लिए वो पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं जो वो नहीं मान रहे हैं। तो पाकिस्तान जाने का इस समय मेरे विचार से कोई इतना ज्यादा मायना नहीं होता है, जबकि दोनों अगर तरफ से वो आ जाते हैं तभी बातचीत हो सकती है, तभी इसको आगे ले जाया जा सकता है। ठीक है अशोक जी, उसके अलावा होर्मुज की जो सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से वहाँ पर ईरान अपनी कार्रवाई कर रहा है, अमेरिका ने वहाँ पर अपनी ब्लॉकेड वहाँ पर लगा रखा है, इस सब के बीच सवाल ये है कि क्योंकि दुनिया में ये ऐतिहासिक ऊर्जा संकट इस वक्त देखने को मिल रहा है, होर्मुज क्या कभी जो प्री वॉर कंडीशन थी उसमें आ पाएगा? जी देखिए, प्रयास बहुत करने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो वहां पर उन्होंने ईरान ने कहा है जो हमने बहुत सारी एक क्षेत्र में बहुत सारी हमने माइंस वहां पर वितरित की हैं, तो माइंस को वहां से निकालना हटाना, क्योंकि ये भी कुछ कहा गया है जो करीब इसमें 6 महीने लग जाएंगे। हालांकि अमेरिका ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है, वो समझते हैं जो बहुत जल्दी हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो यहां तक कहा है जो इनके माइन स्वीपर जो हैं, अमेरिका के माइन स्वीपर्स हैं, वो वहां पर काम कर रहे हैं जी। दूसरी बात है जो ईरान चाहता है, जो हमें या तो $2 मिलियन टोल मिलना चाहिए हर शिप जो वहां से जाती है, और आपने देखा होगा जो इस युद्ध से पहले करीब 140 वहां से
वो जाती थी, नौकाएं जाती थी, वेसल्स जाते थे। तो मतलब $280 मिलियन तो एक दिन में ईरान को आराम से मिल जाएगा बिना कुछ काम किए। तो ये मेरे विचार से देखिए पूरे विश्व को देखना होगा, सोचना होगा, और विश्व इसके ऊपर कभी अग्री नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं चंद्रशेखर जी, जैसे मलक्का स्ट्रेट हुआ, लोम्बोक हुआ, सुंडा हुआ, जिब्राल्टर हुआ। अब वो देश भी कहेंगे जो हमको भी यहां पर टैरिफ लगाने का को मौका मिलना चाहिए। तो ये मेरे विचार से विश्व नहीं मान सकता। और जो सबसे बड़ा हिमायती है ईरान का, वो है चीन। और चीन का भी बहुत सामान जाता है यहां से भी, मलाक्का से भी। तो वो भी अग्री नहीं करेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक नेगोशिएटिंग पॉइंट है, एक लेवरेज बनाना चाहता है ईरान, और वो विश्व नहीं मानेगा। तो आगे चलते हुए मैं समझता हूं अगर यहां पर शांति हो जाती है तो फिर धीरे धीरे करके वो उसको पुरानी स्थिति में लाया जा सकता है। सर, एक प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से दावा किया गया है, उन्होंने कहा कि ईरान की ओर से हमको 2-3 दिन पहले ये कहा गया कि हम हॉर्मुज को खोल देते हैं, आप जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड है उसको ख़त्म करें। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि अगर अभी वो वहाँ पर इकोनॉमिक जो ब्लॉकेड है उसको ख़त्म कर देंगे तो ईरान कभी भी परमाणु डील के लिए तैयार नहीं होगा, और दूसरा हॉर्मुज में अपनी मनमानी करेगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए दो चीजें हैं इसमें चंद्रशेखर जी। एक तो ये उनका जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है, हमेशा से उन्होंने ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर किसी ना किसी तरीके से, वहां से अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स ले आया, वहां पर से 5,000 मरीन ले आया, 10,000 मरीन ले आया, जिससे कि उनको बताया जाए जो हम बातचीत तो कर रहे हैं आपसे, परंतु फिर भी हम तैयार हैं, युद्ध के लिए भी हम तैयार हैं। तो ये मैं समझता हूं मैक्सिमम प्रेशर है जो उन्होंने वहां पर ब्लॉकेड किया है। परंतु दूसरी बात है, मैं समझता हूं इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले ईरान ये समझ रहा था जो अगर आगे चलते हुए भी, जब अगर यहां पर ये युद्ध समाप्त हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो आगे चलते हुए वो जब भी चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका ने दिखा दिया है जो ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसका ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेंगे तो हम भी आपके तेल को बाहर जाने से रोकेंगे। और अगर आपका तेल बाहर नहीं जाता तो जैसे ये फिगर्स कोट की गई हैं, $500 मिलियन ईरान को एक दिन का मिलता है। वो $500 मिलियन आपको $15 बिलियन महीने का मिलना वो बंद हो जाएगा। तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम चरमरा जाएगी। तो ये संदेश ईरान के लिए मेरे विचार से बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है। नहीं तो गल्फ स्टेट्स जो हैं वो अपने को बहुत ही एक्सपोज्ड और अपने को बहुत ही वल्नरेबल मान रही हैं, जो अगर ईरान इतना शक्तिशाली हो गया तो हमको तो बचाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है अशोक जी, एक यूरोपियन यूनियन की ओर से एक आया है, उनका ये कहना है कि भाई जब आप परमाणु डील को लेकर के, परमाणु मुद्दे को लेकर के ईरान के साथ बातचीत करें तो आप एटॉमिक एक्सपर्ट्स को भी वहां पर रखिएगा, क्योंकि अगर ये डील होगी तो ये हो सकता है 2015 से भी कमजोर डील होगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूं जो उनकी फॉरेन पॉलिसी चीफ ने कहा है, काया कलास ने, बिल्कुल ठीक कहा है। क्योंकि देखिए अगर जब JCPOA को नेगोशिएट किया गया था 2015 में, उसके पूरे 2 साल लगे थे। ऐसा नहीं है जो 2 दिन में वो खत्म हो गया। तो इसीलिए वहां पर जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी डिप्लोमैट्स हैं, जो भी नेगोशिएटर्स हैं, जो जिनको इस चीज की समझ है, उनको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं जो जब JD वांस आते हैं, स्टीव विटकॉफ आते हैं, जारेड कुशनर आते हैं, 300 लोग उनके साथ आते हैं, परंतु उनमें से किसी को भी टेक्निकल ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो वो बातचीत कर पाए। तो इसीलिए अगर वो एक जैसे सतही तरीके से, सतही तौर पर एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट ले लेते हैं, तो उससे तो ईरान के जो लोग हैं उनको तो बड़ी अच्छी तरीके से इन सब चीजों से वाकिफ हैं। तो वो बहुत ही अपने लिए फायदेमंद डील करेंगे, जिससे कि विश्व जो चाहता है, पूरा विश्व चाहता है जो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, वो कोई ना कोई उसमें तरीका जरूर अपने लिए निकाल लेगा। अशोक जी, अंतिम सवाल है, ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं और इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहेंगे कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, जो गल्फ के देश हैं वो अपना तेल नहीं बेच पा रहे हैं, सामान वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका अपना तेल बेच रहा है पूरी दुनिया को,
और साथ ही साथ जो डाटा आए हैं उसके अनुसार पिछले 2025 की अपेक्षा फरवरी से लेकर अप्रैल तक ईरान ने पिछले बार की अपेक्षा लगभग 2 गुना तेल बेचा है। तो ये जो तेल की राजनीति है इसको आप किस तरह से देखेंगे? जी देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं 27 फरवरी से पहले जो बहुत ही ऊर्जा की बहुत ही ज्यादा डिमांड हो गई थी, और इसीलिए हम देख रहे थे जो ये इनकी जो ईरान की तरफ से भी, हालांकि उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए थे, परंतु चीन वहां से ले रहा था उधर से ऐसी फ्लीट में जहां पर कि कुछ वो बताते नहीं थे जो ये किसका शिप है। तो करीब 90% जो ईरान का भी ऊर्जा एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो चीन को जा रहा था। तो इसीलिए अमेरिका का भी करीब $10 मिलियन बैरल एक दिन में उनका वो जा रहा है, वो निर्यात कर रहे हैं। ईरान का भी निर्यात हो रहा है, परंतु अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो खाड़ी देशों से कुछ भी निर्यात भी नहीं हो रहा है, और उनका प्रोडक्शन भी, क्योंकि ईरान ने इतनी बड़ी चोट की है उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, सबकी जगह, तो उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बहुत कम हो गई है। परंतु राष्ट्रपति ट्रंप, आखिरी बात मैं यही कहूंगा, राष्ट्रपति ट्रंप इसीलिए ब्लॉकेड किए हुए हैं क्योंकि अगर वो ब्लॉकेड हटा देते हैं तो ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, आवाजाही को वो उसमें अनुमति दे देगा। परंतु वो एक मैसेज देना चाहते हैं ईरान को, जो आपके भी तेल को रोका जा सकता है। ठीक है, अशोक जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। आजकल नेपाल और भारत के बीच सीमावर्ती इलाकों में नेपाल की नई बालेंद्र शाह सरकार के खिलाफ खूब गुस्सा फूट रहा है। इस गुस्से का कारण है नेपाल सरकार की ओर से दोनों देशों की सीमा पर एक नए कदम को लागू करना। इसके कारण न सिर्फ नेपाल के लोग परेशान हैं, बल्कि भारतीय व्यापारी भी चिंतित हैं। वहीं नेपाल में लगातार 2 मंत्रियों के त्यागपत्र से भी बालेंद्र शाह पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। जेनजी के हिंसक आंदोलन के बाद आम लोगों के भारी समर्थन से जीतकर सत्ता संभालने वाले बालेंद्र शाह के एक के बाद एक फैसले से अब इसी तबके में बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। सत्ता संभालने के 1 महीना पूरा होने से पहले ही उनके फैसलों ने जहां सरकार में दरार पैदा कर दी है, वहीं सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों की भी नाराजगी बढ़ा दी है। हालत यह है कि कभी उनके समर्थन में पलक पावड़े बिछाने वाले लोग ही अब उनके खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। कारण है एक पुराने फैसले को कड़ाई से लागू करने का आदेश। दरअसल नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के लोग दशकों से अपनी जरूरत के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर रहे हैं, लेकिन भारतीय सामानों की खरीदारी पर सख्त कस्टम ड्यूटी यानी कि भंसार ने क्षेत्र के लोगों को नाराज कर दिया है। इस नियम के तहत नेपाली नागरिकों को भारत से 100 रुपये से अधिक के सामान को नेपाल ले जाने पर 5% से लेकर 30% तक भंसार देना पड़ रहा है। भारत से वो बिस्किट, केक, सब्जियां, मसाले, फल, दूध और दवाएं जैसी बुनियादी चीजें खरीदते हैं। इसके अलावा रेडीमेड कपड़े, कॉस्मेटिक्स, सीमेंट और बिजली के उपकरणों की भी भारी मांग रहती है। इन नियमों के कारण नेपाली परिवारों का बजट बिगड़ गया है। इसका असर भारत के सीमावर्ती बाजारों और व्यापारियों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि इन बाजारों में अब नेपाली खरीदारों की संख्या काफी गिर गई है। पहले लोग हजारों रुपए का सामान बिना किसी टैक्स के ले जाते थे, लेकिन अब हर थैले की जांच सख्ती से की जा रही है। भारत सरकार की ओर से भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम समझते हैं कि नेपाल सरकार ने ये कदम मुख्य रूप से अनौपचारिक व्यापार और तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है। कई प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सीमा पार रिश्तेदारों से मिले उपहार को भी जब्त किया जा रहा है या फिर उस पर ड्यूटी वसूली जा रही है।
प्रदर्शनकारियों ने आदेश वापस न लेने की स्थिति में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। हालांकि सरकार का दावा है कि राजस्व को बढ़ाने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। बालेंद्र शाह के सिर्फ ताबड़तोड़ फैसलों के कारण ही नहीं, बल्कि 1 महीने के अंदर 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भी प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसके लिए शाह में राजनीतिक अनुभव की कमी को जिम्मेदार बता रहे हैं। बुधवार को नेपाल के गृह मंत्री सुदान गुरुङ ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले नेपाल के श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीप कुमार साहा को बर्खास्त कर दिया गया था। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये नेपाल और भारत की सीमा पर काफ़ी लोगों में गुस्सा है, नेपाली लोगों में भी गुस्सा है और जो भारत के व्यापारी लोग हैं उनमें भी गुस्सा है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? जी, आपने अपनी रिपोर्ट में जो बताया बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये वाला जो उनका कानून है, ये कानून पहले भी था। ऐसा नहीं है जो ये नया कानून लाया गया है, परंतु इसको जिस प्रकार से लागू किया जा रहा है, जिस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो नई बात है। और वो जैसे उनकी सरकार कह रही है, नेपाली सरकार, भलिन शाह की सरकार कह रही है, जो हम इससे अपना रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं, अपना राजस्व बढ़ाना चाहते हैं। परंतु देखा जाए तो ये कितना, 100 रुपया आजकल के जमाने में 100 रुपया कितनी कीमत होती है। आप उससे मतलब उसके ऊपर आप लेंगे तो जितने आपको लोग वहां पर लगाने पड़ेंगे जो ये देखें और फिर वो ड्यूटी कैलकुलेट करें, वो ड्यूटी पेमेंट हो, उससे जितनी दिक्कत आएगी वो ज्यादा होगी। और जो आप राजस्व कलेक्ट करेंगे वो बिल्कुल भी आप नहीं कर पाएंगे। और यही तरीका होता है जो स्मगलिंग ज्यादा बढ़ती है। कोई लोग इधर से जाएंगे, कोई उनको करप्शन देंगे, कोई उनको पैसा देंगे, कुछ निकाल कर ले जाएंगे। जो आपने कुछ तस्वीरें भी दिखाई, उसमें भी हम देख रहे थे जो कैसे ये सब होता जा रहा है। और दूसरी बात है जो एक वहां पर भारत के जो व्यापारी हैं उनके लिए दिक्कत है, वहां की जो जनता है, नेपाल की जो जनता है, उनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो एकदम ऐसे बिल्कुल ही ये ऐसा नहीं किया जा रहा था पहले। और ये बिल्कुल ऐसा है जो उनको अनुभव नहीं है। और उन्होंने सोचा जो अगर कागज के ऊपर हमने एक दस्तखत कर दिया है, कागज के ऊपर हमने लिख दिया है और वो अपना फरमान जारी कर दिया है, तो वो होना शुरू हो जाएगा। तो ये अगर उनको अनुभव होता तो जरूर ये इसके बारे में देखते जो इसके दूरगामी कितना इसका असर होने वाला है और उनको क्या उतना फायदा मिलने वाला है। ठीक है, राजस्व बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। अभी जो इतनी वॉलेटिलिटी हो रही है पूरी दुनिया में, राजस्व बढ़ाना है, परंतु कुछ ठीक तरीके से वहां पर बढ़ाना चाहिए। अशोक जी, दूसरा सवाल यह है कि जब से ये सरकार बनी है बहुत कम समय हुआ है, 2 मंत्री त्यागपत्र दे चुके हैं। उनमें एक मंत्री सुदान गुरुङ तो बिल्कुल इनके सहयोगी हैं। सहयोगी क्या, यहाँ तक कि जो जेनजी का मुख्य आंदोलन था कहीं ना कहीं उसके कर्ता धर्ता वही हैं। और 2 मंत्रियों का इस्तीफा, पहले आपने शपथ दिलाई, मामले वही पुराने मामले हैं, अब उनको त्यागपत्र देना पड़ रहा है। इसको आप किस तरह से देखेंगे? बिल्कुल, जिसे पहली बार हम जो पहले जो मुद्दा था उसके बारे में बात कर रहे थे, जो वहां पर उन्होंने किस प्रकार से ये राजस्व कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये कानून को कहा जो इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी बिल्कुल तजुर्बा नहीं है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो ऐसी जल्दी में कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं। और उनका ये भी तरीका है जो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जनता को इम्प्रेस करेंगे जो हम कुछ काम कर रहे हैं, हम आए हैं तो एकदम कुछ काम कर रहे हैं अपने देश की भलाई के लिए। तो यहां पर भी उन्होंने ऐसा ही किया, ऐसे लोगों को ले लिया जिनके जो बड़े ही कंट्रोवर्शियल पास्ट है उनका। जैसे अभी आपने बताया जो गृह मंत्री थे गुरुङ, उनके तो जो फाइनेंशियल डीलिंग्स, उनके क्या एसोसिएशंस हैं वगैरह, तो ऐसी बात नहीं है जो लोगों को ये मालूम नहीं है। और फिर तीसरी एक और चीज भी वहां पर आजकल हो रही है नेपाल में, जो उन्होंने बहुत सारी जो स्टूडेंट यूनियंस जो एसोसिएटेड हैं पॉलिटिकल पार्टी से, उनको उन्होंने बैन कर दिया है। और उससे भी वहां पर बहुत, अब हम जानते हैं जो पिछले साल सितंबर में जब ये डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, ये जेन जी के हुए थे, ये स्टूडेंट्स के हुए थे। ये सारा जो कुछ बालेंद्र शाह वहां पर आए हैं वो इसी की बदौलत आए हैं। तो उनको जरा थोड़ा सा फूंक फूंक कर चलना चाहिए, आगे कदम ऐसा लेना चाहिए बहुत ध्यान से, जिससे कि सभी को अपने साथ लेकर चल सकें और सभी से कंसल्टेशन करके, बातचीत करके, संवाद करके, सहयोग से आगे चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका
अशोक जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हम हमारे इस खास कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मध्य गाजा में 2005 के बाद पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि फलस्तीनी मंत्रिमंडल ने शुरू में देशव्यापी चुनाव कराने की योजना बनाई थी, लेकिन युद्ध के कारण दीर अल बला शहर को छोड़कर गाजा के अधिकांश हिस्सों में मतदान स्थगित कर दिया गया। अब 25 अप्रैल को दीर अल बलाह में 12 मतदान केंद्रों पर 70,000 योग्य मतदाता अपना वोट डालेंगे। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन की आर्थिक और सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए 90 अरब यूरो के कर्ज को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी ब्लॉक की साइप्रस अध्यक्षता में हंगरी द्वारा वीटो हटाने के बाद दी गई। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन पर रूस के युद्ध को लेकर उसके खिलाफ नए प्रतिबंधों को भी मंजूरी दी। इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल हुए। यह कर्ज अगले 2 वर्षों के लिए यूक्रेन की 2/3 जरूरतों को पूरा करेगा। म्यांमार में सैन्य शासक से राष्ट्रपति बने मिन आंग हाइन ने देश के 60 शहरों में आपातकाल लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इसका मकसद विभिन्न गुटों के साथ सैन्य संघर्ष में फंसे इन शहरों में नागरिक शासन की जगह सैन्य नियंत्रण लागू करना है। इस सब के बीच आसियान की इस वर्ष की अध्यक्षता कर रहे फिलीपींस ने म्यांमार में अपदस्थ पूर्व नेता आंग सान सू की को रिहा करने की मांग की है। फिलीपींस ने हाल ही में रिहा किए गए कई राजनीतिक कैदियों के लिए म्यांमार की सराहना भी की है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के न्यायाधीशों ने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों की पुष्टि की। 3 न्यायाधीशों के पैनल ने सर्वसम्मति से माना कि दुतेर्ते पहले दक्षिणी फिलीपींस के दावो शहर के मेयर के रूप में और बाद में राष्ट्रपति रहते हुए मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए अभियान के तहत कई हत्याओं में शामिल रहे। दुतेर्ते को पिछले साल फिलीपींस में गिरफ्तार कर हेग ले जाया गया था, जहाँ ये वैश्विक न्यायालय मौजूद है। थाईलैंड की सर्वोच्च अदालत ने 44 मौजूदा और विपक्षी सांसदों के खिलाफ एक याचिका स्वीकार कर ली है। इस याचिका में सांसदों पर 2021 में राजशाही की आलोचना से बचाने वाले कानून में संशोधन करने के प्रयास का आरोप लगाया गया है। मुकदमा 30 जून से शुरू होगा और दोषी पाए जाने पर इन सांसदों को आजीवन राजनीति से प्रतिबंधित किया जा सकता है। दक्षिण कोरिया के अभियोजकों ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ 30 साल की जेल की सजा की मांग की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ की घोषणा के लिए बहाना बनाने के उद्देश्य से उत्तर कोरिया के ऊपर ड्रोन ऑपरेशन का आदेश दिया था। इस मामले पर बाद में फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।